हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम लोग वापस आ गए बड़े दिनों के बाद। पेपर वेपर सबके चल रहे थे, सबने अच्छे से पेपर वेपर दिए। प्रीतांशु का नीट का भी पेपर बाकी है, तो आशा करते हैं वो अच्छे से टॉप मारें इसमें और हमारे साथ वापस जुड़ें। और आज के हमारे टॉपिक हैं ट्रांसफ़र्स। क्या क्या ट्रांसफ़र हुए अभी तक के। और इससे पहले कि हम ट्रांसफर्स पे बढ़ें, एक अच्छी बात, जैसा कि लाइव स्ट्रीम में डिमांड हुआ था कि मैं अपनी टोपी उतारूं, तो आज आप लोगों को मौका मिल रहा है मेरे को टोपी उतारते हुए देखते हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। है क्या बात है। ये तो एकदम ड्रेक वाला हेयर कट लग रहा है दूर से। तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, जो कि है समर ट्रांसफर विंडो। तो हमने बहुत बड़े बड़े ट्रांसफर्स देखे, जैसे कि रामोस टू PSG, आलबा टू मैड्रिड, ग्रीलिश टू सिटी, लुकाकू टू चेल्सी होने वाला है। और एक सबसे हार्ट ब्रेकिंग ट्रांसफर पूरे वर्ल्ड में, मेसी टू PSG, जो कि कल परसों को हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, मार्च से। यूनाइटेड के जो ट्रांसफर विंडो के दो बड़े साइनिंग्स, सैंचो और वरान, मैं उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी। जी बिल्कुल, दो बहुत बड़े बड़े साइनिंग जिनकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत थी। However, I still feel कि एक CDM will finish the job, and without a CDM हमारा समर ट्रांसफर विंडो काफी बेकार रहा होगा, क्योंकि देखा जाए तो डिफेंस काफी सॉलिडिफाई करते हैं वरान। आदित्य को उनके एक्सप्लॉइट्स के बारे में पता ही होगा स्पेन में कि कितना बढ़िया खेलते हैं, और उनका मेन एट्रीब्यूट स्पीड है। लेकिन स्पीड से ज्यादा वो स्ट्रेंथ भी ऑफर करते हैं। विक्टर लिंडलॉफ की जगह देखे जाए तो उनसे ज्यादा केपेबल है एज अ सेंटर बैक। वो स्टेडी रहते हैं और कभी कभी शेकी लगते हैं जब वो अकेले रहते हैं, लेकिन अगर उनके साइड में एक लीडर हो, जैसे रामोस थे और अब यूनाइटेड में मगवायर है लीडर और एकदम सॉलिड एट द बैक है, तो उनके साथ मेरे को लगता है कि वरान एक काफी डेडली डुओ बनाएगा। लोग अटैक्स के बारे में बात करते हैं और हमारी डिफेंसिव लाइन इतनी फियरसम है। लूक शॉ, हैरी मगवायर, राफेल वरान एंड द स्पाइडर एरन वैन बिसागा, जो अपनी पोजीशनिंग पे वर्क कर रहे हैं। एंड मैंने प्री सीजन गेम्स में भी देखा कि वो काफी बढ़िया रहे हैं। ऑफेंसिवली आगे जाते हुए वो काफी सारे रन्स भी बनाए। और हमारे जो पहले साइनिंग 16 महीनों से हम उनको साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड पीपल आर सेइंग कि काफी क्विक किया हमने अपना बिजनेस। नहीं, ये 1 साल से ऊपर से चल रहा है एंड काफी लंबा सागा रहा है जेडन सैंचो का, बट इट्स फाइनली डन। एंड व्हाट एन एक्साइटिंग टैलेंट। आप सब लोगों ने देखा ही होगा बुंडेसलीगा में क्या बढ़िया रहे हैं, और वन ऑन वन बहुत बढ़िया टेक ऑन करते हैं अपने मैन को, और काफी क्वालिटी है उनके पास बॉल पे। हमने देखा है कि राशफोर्ड एंड ग्रीनवुड इनसाइड फॉरवर्ड्स की तरह हैं जो अटैक करते हैं गोल की तरफ, लेकिन सैंचो है जो प्रोवाइडर भी हैं, एंड राइट विंग पे काफी बढ़िया रहेंगे मेरे हिसाब से। एंड आउट गोइंग तो अभी कोई रहा नहीं है, लेकिन अभी हाँ, आज एक हुआ है एक्सेल टुआंजेबी का, जो गए हैं लोन पे एस्टन विला। और फकुंडो पेलेस्ट्री को भी पता नहीं क्यों स्पेन वापस भेज दिया है, जो बिल्कुल सेंस नहीं बनता है अलावेस भेजने का, क्योंकि उनको एक फास्ट पेस लीग में खेलना चाहिए था, जैसे चैंपियनशिप या ऐसा कोई, जहाँ पे वो अपना करियर बिल्ड कर पाए और मतलब कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले पाए फास्ट गेम का। लेकिन स्पेन में, जैसे आदित्य जानते होंगे, काफी स्लो चलता है गेम, तो पता नहीं है ऐसा क्यों किया। और अभी देखते हैं, कैमाविंगा के साथ लिंक्स है, और कहा गया है कि एक और मेजर साइनिंग होगा हमारा, तो देखते हैं कैमाविंगा होगा या ट्रिपियर, जो कि आर्सेनल अब रेस में है। तो मैं चाहता हूँ कि आर्सेनल ले ले उसे और हम कैमाविंगा की तरफ जाए। Well,
ट्रिपियर की बात है ही, तो जब यूनाइटेड के पास क्या कहते हैं वान बिसाका जैसा राइट बैक है ही, तो मेरे को नहीं लगता ट्रिपियर की ज़रूरत पड़ेगी। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो ओपिनियंस हैं वो आपके लिए ठीक हैं। अब आगे बढ़ते हैं रियल मैड्रिड की ट्रांसफर विंडो की तरफ, जिसके बारे में हम आदित्य से पूछेंगे कि एल्बा की साइनिंग क्या इम्पैक्ट लाएगी मैड्रिड की नई स्क्वाड पे, जिसमें रामोस और वरान नहीं होंगे, तो कैसे मैड्रिड अपने आप को डिफेंसिवली क्या कहते हैं लाइन अप करेगी। और कुछ हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे कि पेरेस अपने सारे प्लेयर बेच रहे हैं ताकि वो बस एम्बापे खरीद सके, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी टिप्पणी। बिल्कुल, ये भी जैसे जेडन सांचो का यूनाइटेड के साथ जैसे 16 महीनों का ट्रांसफर आ गया है, एम्बापे का मेरे ख्याल से अगले सीजन तक 2 साल का हो जाएगा रियल मैड्रिड के साथ। और ऑब्वियसली 2 डिपार्चर्स हैं, बड़े डिपार्चर्स, जैसे हम मेसी के डिपार्चर पे बात करेंगे बार्सिलोना के, लेकिन रियल मैड्रिड के टर्म्स में रामोस का डिपार्चर भी उतना ही कंपेरेबल है। क्लब लेजेंड, 16 सीजन खेल चुके हैं, और ऑब्वियसली उनके सेंटर बैक पार्टनर राफेल वारान, जो कि मैं पर्सनली मानता हूँ इस ट्रांसफर विंडो की बेस्ट साइनिंग रही है राफेल वारान मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, लेकिन रियल मैड्रिड सपोर्टर्स के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है खेलते, वो भी 10 सालों से हैं क्लब में, और मैन सिटी के खिलाफ उस चैंपियंस लीग में सेकंड लेग के अलावा मैंने उन्हें कभी आउटराइटली कभी बुरा खेलते नहीं देखा। हल्के से शेकी लगे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा इतना बुरा कभी नहीं खेले, हमेशा सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस। और डिपार्चर्स बड़े प्लेयर्स के रहे हैं, और पिछले समर भी हमने देखा था कि रेगिलॉन को बेचा गया था और हकीमी को भी बेच चुके हैं। सबको बेचा जा रहा है, फंड्स फ्री किए जा रहे हैं। आलाबा का अराइवल आया है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से इसीलिए है क्योंकि वो फ्री ट्रांसफर पे मिल रहे थे, और जैसा होता नहीं कि एक डील मिल रही है अभी ले लो, बाद में क्या पता ना मिले। बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफर लगा है, ये कुछ ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे बैकलाइन पे। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि सेंटर बैक खेलना भी नहीं चाहते वो, तो नाचो और मिलिटाओ मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग सेंटर बैक प्लेयर होंगे। अगर अलावा चाहे तो वो खेलेंगे। अलावा की रिपोर्ट्स आई हैं कि स्टार्टिंग सेंटर बैक पे नहीं खेलना चाहते हो। सीडीएम या लेफ्ट बैक? सेंटर बैक पे अलावा नहीं खेलना चाहते, मतलब ये सेंटर बैक नहीं तो मतलब सीडीएम या लेफ्ट बैक? लेफ्ट बैक मोस्ट प्रोबेबली बैक थ्री के साथ खेला जाएगा, जिसमें मेंडी लेफ्ट सेंटर बैक और अलावा विंग बैक, और कभी कभी कासेमीरो को रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका कोई ऑब्वियस बैकअप नहीं है, अलावा को डीएमएफ पे खिला सकते हैं। तो बस यही सीजन है, यही विंडो है, कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। ये कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि एंचेलोटी ओडेगार्ड और रोड्रिगो को सेंट्रल रोल्स देना चाहते हैं, सेंटर से खेलना चाहते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि जिडान चाहे बहुत अच्छे कोच थे, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं रियल मैड्रिड में, लेकिन वो हमेशा विंग से खिलाना चाहते थे, जो कि उनके फाइनल सीजन में काफी ज्यादा देखने में फ्रस्ट्रेटिंग था, कुछ ज्यादा ऑफेंस देखने को मिल नहीं रहा था। तो सेंटर से खेलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, और यही एक एक्साइटिंग चीज है। उसके अलावा तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन अभी विंडो खत्म नहीं हुआ है और मेसी पीएसजी जा रहे हैं, जिससे ये हो सकता है कि एम्बापे रियल मैड्रिड आए, लेकिन उसके चांसेस कम है। अभी तक जैसी विंडो रही है, मैं काफी डिसअपॉइंटेड। कि निराश तो खुश तो राइवल्स होंगे, निराश आप भले हो ना हो। राइवल्स को बड़ी खुशी होगी कि यहाँ एक 10 साल से पुराना जितना सेंटर बैक प्लेयर जिसकी केमिस्ट्री इतनी हाई थी वो चले गए। तो बढ़ते हैं बारसा की ट्रांसफर विंडो की तरफ, और अंदर से जो दुख होता है ना, Hello darkness my old friend, कि एक स्टार प्लेयर जो आपके क्लब को इतना ऊपर तक लेके आया, और फिर उसके आपने कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कहते हैं अप्रूव करा लिया, मतलब उससे कॉन्ट्रैक्ट भी अप्रूव करा लिया, बट एक लीग के कुछ रूल्स की वजह से आप उसको क्या कहते हैं रजिस्टर नहीं कर पा रहे। अगले सीजन सारे बार्सिलोना फैंस इस बैच को सपोर्ट कर रहे होंगे, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। 90% बार्सिलोना फैंस। मैं जनता को बता दूं कि मैं पीएसजी की अवे जर्सी वैसे भी लेने वाला था, बट अब उसके पीछे मेसी का भी नाम लिखा रहेगा तो
जरूरी दूंगा। बट ये था कि क्या सपने थे कि फॉरवर्ड लाइनअप ऐसे होगी, मेसी, अगुएरो, डिपाय। अब मेसी की जगह में डेम्बेले खेलने को मिलेंगे, जो कि इतना गंदा वाला डाउनग्रेड है। मतलब क्या ही होता है। तो बारसा के जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एमरसन रॉयल जो कि एक राइट बैक हैं, उनको साइन किया है। तो उससे डिफेंसिव लाइनअप और स्ट्रांग होगी, क्योंकि अगर उनको चाहे तो वो 3 एट द बैक के हिसाब से राइट सेंटर बैक भी खिला सकते हैं। और अ, अब क्या तो क्या बारसा चाहते थे कि प्याने, टीटी, लॉन्गले और कुतिन्हो जैसे प्लेयर जाएं बाहर, बट आखिरकार मेसी जा रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। और थोड़े रूमर्स है कि बायर्न शायद सर्जी रोबर्टो को खरीदने का ट्राई करे। मैं खुश हूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बस अपने करियर में 2 ही महान काम किए, एक एल क्लासिको में 2017 में, और एक क्या कहते हैं रेमोंटाडा अगेंस्ट पीएसजी। तो बस और कुछ नहीं, तो उनका कुछ खास नहीं, कंट्रीब्यूशन तो रहा नहीं। बिल्कुल ये दुख बायर्न की बात है कि मेसी जैसे प्लेयर जा रहे हैं। इवन एज अ ऑपोजिशन फैन, मतलब कि आदित्य को भी दुख हो रहा होगा कि मेसी मेसी को रोते हुए देख के। दुख तो सभी को हुआ है, रिगार्डलेस आप कौन सी क्लब को सपोर्ट करते हो। और बारसा की जो सिचुएशन है वो अभी एकदम से खराब नहीं हुई है, ये तो ऑन गोइंग है। जो एकदम डाउनफॉल हुआ है इतने टाइम से, जो साइन करते गए हैं प्लेयर को 100 मिलियन 100 मिलियन 100 मिलियन, और उनको इतने बड़े बड़े वेजेस पे डाल दिया है। मतलब कि विदाउट प्रूविंग योरसेल्फ यू आर पुटिंग देम ऑन सच अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये एक्सक्यूज तो दे नहीं सकते कि ये फोर्सी नहीं किया था ऐसा कुछ। मतलब कि पहले आपको प्लेयर को आने देना होता है, और मतलब थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रखनी होती है, और लीग के हिसाब से खरीदना होता है। और ये पता नहीं कैसे सारे प्लेयर जो खरीदे सारे के सारे फ्लॉप हुए हैं। ये भी नहीं कि एक बढ़िया चला हो। ग्रीजमैन भी मतलब कि ठीक चला था पिछले साल, पर अगर आप देखो एक पर्सपेक्टिव से, उसका प्राइस टैग के हिसाब से, तो आप कह नहीं सकते हैं कि कोई बड़ी साइनिंग थी। जैसे एथलेटिको में खेलते थे, एक उनका वो होता था, अलग करिश्मा होता था, ग्रीजमैन के नाम से अटैच होता था। वो अपने आप को मेसी और रोनाल्डो से भी कंपेयर करते थे। ऑब्वियसली वो ट्रू नहीं था कंपैरिजन, लेकिन वो काफी हद तक मतलब बढ़िया खेलते थे, और यूरोज में भी टॉप स्कोरर थे 16 में। लेकिन देखा जाए तो काफी फ्लॉप करे। और एंड इट लीड्स टू द फैक्ट दैट जो रही है बोर्ड में प्रेसिडेंट पिछले कुछ टाइम से, तो काफी काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है जिस तरीके से उन्होंने इस डाउनफॉल की तरफ ले गए हैं। एंड मैड्रिड की भी बात करी जाए तो मतलब कि प्लेयर बेचे जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि हम एम्बापे को ले आए और फिर वो हैजार्ड जैसे निकले। होपफुली ऐसा ना हो, बट ये भी हो सकता है। तो वही देख रहे हैं कि पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है उनकी टीम का, और काफी सारा डेडवोट है हमारी टीम की तरह। आदित्य, आपका इस पे क्या टेक है? बिल्कुल। अपने डेडवुड के बारे में बात करने से पहले एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बार्सिलोना में जो प्लेयर्स हैं, कि फिलिप कुटिन्हो है और एंटवान ग्रीजमैन जैसे बड़े नाम थे, जब साइन किया था तब भी बड़े नाम थे। कुटिन्हो लिवरपूल के बेस्ट प्लेयर थे 2017 में जब उन्हें साइन किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर बुरे हैं, इनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। और अगर किसी रीजन से या फिर किसी तरीके से रोनाल्ड कोमान इन दोनों में से किसी एक का भी बेस्ट फॉर्म अगर ला पाए, क्योंकि ग्रीजमैन मेसी के बिना अच्छा खेलते हैं बार्सिलोना में। ग्रीजमैन को वो रोल चाहिए होता है जिसमें वो पूरा गेम वो डिक्टेट करें। अगर कोई मेसी जैसा हाँ, प्लेयर है तो ऑब्वियसली वो रोल नहीं मिलेगा। लेकिन आई थिंक बार्सिलोना के पास यूथ है अच्छा। अंसु फाटी का ऑब्वियसली ऑपरेशन हुआ है, हमें देखना है कैसा खेलेंगे वो। लेकिन पेड्री 72-73 गेम्स खेले थे लास्ट सीजन, हमने देखा था कि स्टैंड आउट परफॉर्मर थे यूरोज में, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। और डिफेंस में भी रोनाल्ड आ रहा हुआ। और जितनी नई साइनिंग्स की हमने बात की, हम इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये अभी रजिस्टर ही नहीं हुए, ये लीग में खेलेंगे ही। मेम्फिस डिपाय प्री सीजन में अच्छा खेले थे, उस मैच में अच्छा गोल मारा था, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो खेलेंगे भी या नहीं। एरिक गार्सिया अग्वेरो का भी सेम। तो इनकी बार्सिलोना की साइनिंग्स की आई डोंट थिंक हमें अभी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता भी नहीं कि वो खेलने वाले हैं कि। और
इन जनरल मेसी का डिपार्चर बार्सिलोना के लिए तो ऑब्वियसली है ही हार्मफुल, लेकिन एज अ होल स्पेनिश फुटबॉल के लिए भी काफी ज्यादा डेट्रीमेंटल है, क्योंकि ऑब्वियसली मेसी के नाम से बार्सिलोना के आगे मेसी का नाम जुड़ा हुआ है, उसी से इतना रेवेन्यू आता है, सारे लोग उन्हीं की वजह से मैचेस देखते हैं बार्सिलोना की। और जैसे साइकिल्स में हमने देखा है कि लीग्स की डोमिनेंस रहती है, पहले सेरिया की थी, फिर ला लीगा की, अब प्रीमियर लीग की। इस डिपार्चर से आई थिंक जो वो प्रीमियर लीग का जो डोमिनेशन का टाइम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली पीएसजी गए हैं मेसी, लेकिन उस पर भी बात करेंगे आगे, लेकिन आई डोंट थिंक पीएसजी चैंपियंस लीग जीतेगा, क्योंकि इतने सारे उनके पास कैरेक्टर्स हैं ड्रेसिंग रूम में, अभी कोई सिस्टम भी नहीं है इतना। आई डोंट थिंक पोचेटिनो इतने क्वालिफाइड हैं कि सबको एक साथ खिला सके। और रियल मैड्रिड की डेडवुड की जैसे अभी क्वेश्चन उठा था, तो ऑब्वियसली डेडवुड काफी है, हेजूस वालेओ हैं, दानियल सेबायोस हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर भर रखे हैं। तो जब तक इनको बेचेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है कि जो 3 क्लब्स, इस क्लब में 3 हाईएस्ट अर्नर्स हैं, 3 ऑफ द हाईएस्ट, गैरेथ बेल, इसको और मार्सेलो, तीनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उन तीनों का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट सीजन खत्म हो जाएगा, तो और 1 मिलियन पाउंड अ वीक बच जाएंगे वेजेस में। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और आई थिंक इस सीजन अगर एंचेलोटी इन तीनों में से किन्हीं 2 का भी अच्छा फॉर्म रेप्लिकेट करवा पाए क्लब में, जैसे बेल अच्छा खेले थे एक रोटेशन के रोल में, टॉटनहम में बहुत अच्छा खेले थे, तो आई थिंक इस सीजन काम चल जाना चाहिए। लेकिन एक फायर सेल की जरूरत है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में एंड्रेयास पेरेरा जैसे प्लेयर है, यहाँ पे भी दानी सेबायोस जैसे प्लेयर है, फायर सेल की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा बिजनेस होगा। प्री सीजन पियरलो कहते हैं हम एंड्रेयास पेरेरा वो। ये बिल्कुल फिल जोन्स हमको 1 साल से दिखे नहीं, पता नहीं उनको लॉकडाउन में कैसी इंजरी लगी कि वो 1 साल तक खेल ही नहीं पाए, लेगों के ऊपर चढ़कर लगता है गिर चुके हैं। You serious? और एकदम उनका पैर अब चलने के लायक नहीं बचा। और हमारे पास ली ग्रांट जैसे बढ़िया कीपर है, जो क्यूपीआर के खिलाफ 3 गोल खा गए एक हाफ में, और फिर उनको गोलकीपिंग कोच पे पोजीशन दे दिया जाएगा, फ्री में पोजीशन बांट के हमारे क्लब को। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी अप्लाई कर लीजिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, आपको भी मिल ही जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। हाँ, और मेसी की बात करें तो बार्सिलोना ही नहीं, पूरा ला लीगा पे ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि पहले जो रोनाल्डो और मेसी थे उन्हीं की वजह से हम एल क्लासिको के तरफ देखते थे, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू एल क्लासिको। बिग नेम्स बेंजेमा, सुआरेज, नेमार, बेल, एंड हमेशा बीबीसी और एमएसएन के नाम से हम इस बैटल को देखते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके प्लेयर गए, नेमार गए, रोनाल्डो गए, मेसी भी चले, सुआरेज गए, अब मेसी भी जा चुके हैं। तो बार्सिलोना के लिए कम्प्लीटली न्यू एरा है, और होपफुली दे कैन मूव ऑन एंड नॉट एंड अप लाइक एसी मिलान, जो एकदम रूइंस में चले गए थे। और जैसे कि मैंने एक पोस्ट में पढ़ा था, मैं बोलना चाहूंगा उस कोट को, इट स्टार्टेड विद अ नैपकिन एंड इट हैज एंडेड विद अ नैपकिन। उनका कॉन्ट्रैक्ट बचपन में मेसी का नैपकिन पे साइन हुआ था, और अब रोते रोते नैपकिन के साथ ही गए हैं न्यू कैंप से। तो काफी दुख की बात है, पर काफी आयरॉनिक बात भी है। बिल्कुल, मेसी, रोनाल्डो से विनीसियस, डेम्बेले, 3 सालों में क्या डाउनफॉल हुआ। ला लीगा का डाउनग्रेड तो हुआ ही, बट ला लीगा में हमारे एक और टॉप क्लब है एथलेटिको मैड्रिड। तो मैं आदित्य, सिटी राइवल्स, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका डिपॉल, जो कि अर्जेंटीना के लिए एक स्टार परफॉर्मर थे और अर्जेंटीनियन लीग में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो उनके ट्रांसफर पे आपके क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा ट्रांसफर। आई थिंक 35 मिलियन में अगर आपको 26 ईयर ओल्ड रोड्रिगो डिपॉल, जो कि बहुत ही अच्छे सीजन से आ रहे हैं, 9 गोल और 14 असिस्ट थे उनके लीग में, उडिनेजे जैसे टीम के लिए खेलते हुए, जहाँ पे कोई आई थिंक अच्छा स्ट्राइकर भी नहीं है। और ऑब्वियसली कोपा फाइनल में हमने देखा था कितना अच्छा खेले थे, बेस्ट मिडफील्डर थे पूरे मैच के, अर्जेंटीना के बेस्ट प्लेयर। गेम के ओनली गोल का असिस्ट उन्हीं का था। तो आई थिंक एटलेटिको जो पिछले सीजन जब वाओ फिलिक्स इंजर हुए थे 10-12 गेम्स के बाद, उसके बाद उनका 4 गेम या 5 गेम का स्ट्रेच आया था जहाँ पे वो क्रिएटिविटी लैक कर रहे थे,
उसके बाद थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ, विंग बैक से खेलना स्टार्ट किया और मार्कोस योरेंटे को थोड़ा आगे भेजा, उन्होंने थोड़ा कवर किया। लेकिन वो 4-5 गेम का स्ट्रेच काफी भारी पड़ा था, उनकी लीड शायद 10 पॉइंट की थी, 10 से 6 पॉइंट की, 3 पॉइंट की हो गई। तो ये एरिया वो कवर करते हैं क्रिएटिव मिडफील्ड में। ऑब्वियसली साउल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं 1.5 साल से, और उनकी जगह एक क्रिएटिव ऑप्शन की सेंटर से खेल सकते हैं। उन्हें करास्को और ट्रिपियर से खेलने की अब उतनी जरूरत नहीं है, वो सेंटर से खेल सकते हैं। और उनके आगे भी सुआरेज हैं, जो हमने देखा पिछले सीजन से अभी भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। 22 गोल्स थे शायद लीग में पिछले साल। और योरेंटे और फिलिक्स तो हैं ही ऑप्शंस, क्रिएटिव ऑप्शंस। तो बहुत अच्छा ट्रांसफर। आई थिंक एटलेटिको लाउटारो मार्टिनेज के साथ भी लिंक थे, आई डोंट थिंक वो ट्रांसफर होगा, लेकिन उन्होंने जितना बिजनेस किया है अभी तक, ग्रीजमैन को वापस लाने की कोशिश थी, देखा था बार्सिलोना डेस्परेट है बेचने के लिए, एक ऑफर दिया था जो कि आई थिंक ले लेना चाहिए था बार्सिलोना के बोर्ड को। उनकी वेजेस फ्री हो जाती है, 800K पर वीक पे ग्रीजमैन, जो कि कुछ ज्यादा ही है। जैसे प्रीमियर लीग के बेस्ट मिडफील्डर केविन डी ब्रुयना की 350K वीक की वेजेस है, उनसे अगर आप डबल से भी ज्यादा लेंगे, और आई डोंट थिंक जस्टिफाइड है। तो एटलेटिको का भी अच्छा बिजनेस रहा। लेकिन इस ट्रांसफर वीडियो के इस वीडियो में जिसमें हम ट्रांसफर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक एक टीम की बात हमें सबसे ज्यादा करनी चाहिए। हमने स्पेनिश फुटबॉल की बात की, हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की, लेकिन हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर मार्क ने एक टीम की जर्सी पहनी। आई थिंक उस टीम से ज्यादा तो किसी ने बिजनेस किया नहीं है। और 2009 में मेरे को याद आ रहा है, जब बार्सिलोना ने 6 ट्रॉफी जीती थी, तब रियल मैड्रिड ने पैसे खर्च करे थे। बेंजेमा, रोनाल्डो, जाबी अलोंसो, काका, बहुत प्लेयर आए थे। इस बार पीएसजी ने वैसे ही कुछ किया है। तो अब मैं पीएसजी की बात मार्क से पूछना चाहूंगा, पीएसजी के साइनिंग्स के बारे में। मार्क और ध्रुव से भी, आप दोनों के क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले जब हकीमी का नाम आया तो मैं मतलब एक्साइटेड था, क्योंकि पीएसजी हमेशा एक क्वालिटी राइट बैक लैक करा है जब से डैनी एल्वेस गए हैं। और फाइनली एक बढ़िया राइट बैक आया है। और फ्लोरेंजी भी बढ़िया थे लेकिन जब यूएस रोमा में थे, लेकिन जब आए तो स्टार्टिंग में काफी एक्साइटिंग लग रहे थे, लेकिन मजा नहीं आया उनको देख के। और अब हकीमी आया और सबको पता है कि हकीमी कितना बढ़िया टैलेंट है। और डॉर्टमंड में, इंटर में, उन दोनों टीम्स में काफी फोकल पॉइंट थे वो अटैक के। और अब पीएसजी में भी हम उनको देखेंगे कि वो कितना बढ़िया खेलते हैं, क्योंकि पोचेटिनो को जैसे हमने टॉटनहम में देखा था कि वो ट्रिपियर को काफी ट्रिपियर और डेविस से काफी सारे क्रॉसेस डलवाते थे खेल मैच के बीच में। और यही देखा जाएगा हकीमी के साथ। और हकीमी बॉल के साथ भागते हुए बहुत बढ़िया तरीके से। और हमने देखा कि वो बीच में पॉल पोग्बा से लिंक हुए, लेकिन फिर मेसी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो उसके वजह से वो तो कैंसिल आउट हो गया, तो पॉल पोग्बा अब नहीं जाएंगे। और रामोस आए, जो कि इट्स अ वेरी वेरी बिग साइनिंग फॉर देम। एंड थियागो सिल्वा के जाने के बाद दे वर लैकिंग अ लीडर एट द बैक। एंड किम पेम्बे, आप ऐसे वाहियात प्लेयर को खिला नहीं सकते हैं, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं यूसीएल जैसे बड़े कॉम्पिटिशन्स में। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया किया रामोस को साइन करके। और उनकी फिटनेस लेवल्स बहुत बढ़िया चल रही हैं, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। और डोनारुमा फ्री ट्रांसफर पे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड ही हैड अ ब्लाइंडर ऑफ यूरोज। एंड बहुत बढ़िया रहेंगे। एंड अभी तो वैसे भी नावास है उनके पास, पता नहीं सेंस नहीं बना, शुरू में मिल वही है गए ना बट कि जब फ्री में मिल रहा है तो ले लो, बाद में ना मिले क्या हाँ, पता। बाद में कि ना मिले क्या पता। तो नवास मेरे हिसाब से कंटिन्यू करनी चाहिए अभी फिलहाल। डोनारुमा मतलब कॉम्पिटिशन्स वहां पे बहुत सारे होते हैं, फ्रांस में एक दो ज्यादा होते हैं, दूसरे कंट्रीज से शायद एक आधा, पता नहीं। तो एक्स्ट्रा मैचेस खिला सकते हो आप, बांट सकते हो टीम में। और नेमार है, एंड बिग बोनस रहेगा, क्योंकि नेमार अभी जा नहीं रहे, उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी एक नए साइनिंग की तरह ही है। और अम्बापे तो अभी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि पीएसजी को अब मेसी को साइन करने के लिए एक ह्यूज क्लियर आउट की जरूरत है, क्योंकि उनको उनके पास भी काफी सारे डेड बोर्ड है, मतलब कि मिडफील्डर्स बहुत सारे उनके पास वाहियात से हैं। एंड वो के इतने बढ़िया नहीं रहे हैं। और वो हेरेरा ज्यादा बढ़िया नहीं रहे हैं, तो वो एक जगह है जहाँ पे क्लियर आउट की जरूरत है। और वाइनाल्डम एकदम बढ़िया साइनिंग, जो बाहर से लाने वाले थे पहले,
और फिर एकदम यू टर्न मार लिए एकदम। उनने बढ़िया चीज किया, मतलब कि अपने आप को डूबने से बचा लिया और सही जगह गए हैं जहाँ फाइनेंशियल सिचुएशन की कोई कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती है जब तक तेल खत्म नहीं होता इस दुनिया में। तो ध्रुव, आप बात करना चाहेंगे मेसी के डील के बारे में इन डिटेल? मैंने बाकी सारे कवर कर लिया, मेसी के बारे में आपसे मैं बात करवाना चाहता था। वेल, मेसी के रिकॉर्ड्स ही उनके लिए बोलते हैं कि कितने बड़े प्लेयर और पीएसजी के लिए कितनी बड़ी साइनिंग है। और ऑब्वियसली जैसे कि हमने बारसा में क्या कहते हैं, बारसा में ट्रियो था एमएसएन, यहाँ पे हम एक नया ट्रियो देख सकते हैं एमएनएम, जहाँ पे मेसी नेमार तो दोनों जगह कांस्टेंट पे, स्ट्राइकर के जगह एम्बापे आया है जो कि अभी बहुत वर्ल्ड क्लास यंग टैलेंट। रियल मैड्रिड चाहे जितना भी ट्राई कर दे, मेरे को नहीं लगता कि एम्बापे जाएंगे। अगर आपको ऐसे प्लेयर जैसे मेसी और नेमार जैसे प्लेयर के अलॉन्ग खेलने को मिले तो कौन छोड़ना चाहेगा उसे। वेल, डेडवुड की बात करें पीएसजी में तो क्या, कहीं तो मैंने पोस्ट में पढ़ा था कि पीएसजी के पास करेंटली 11 गोलकीपर्स हैं, जिसमें से कुछ तो उन्होंने लोन कर रखे हैं, जैसे एरियोला को कर रखा है अभी वेस्ट हैम को। तो ये है और मेसी के आने से एक क्वेश्चन ये उठता है कि डिमारिया की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि डिमारिया राइट विंगर है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि या तो पीएसजी मेसी को सेंटर फॉरवर्ड पे खिला के और राइट विंग पे डिमारिया खिला के दो सेंटर मिड और फुल फोर एट द बैक कर ले, या तो पोचेटिनो क्या कहते हैं 3 एट द बैक खिला के किम्पेम्बे को ट्रस्ट करके डिमारिया को बाहर बैठाएं, सेंटर में विनियाल्डम और वेराटी है ही, और आगे फ्रंट लाइन तो एमएनएम की है ही। तो उस पे हो सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं पोचेटिनो, वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। बट ये टीम ऑब्वियसली यूसीएल के लिए कंटेंडर है। 3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर, वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स, फुल बैक्स और विनियाल्डम, जिनका बारसा के अगेंस्ट 4-3 में बहुत बड़ा हाथ था जो कम बैक हुआ। तो वो भी कुछ दुख भरी यादें हैं जो रहेंगी मेरे अंदर 4-3, 3-0 रोमा के अगेंस्ट। बट ये सब तो चलता रहता है, गेम का पार्ट है। एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें कि ऑब्वियसली अब इतने ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड लाइन में, तो बार्सिलोना में जैसे मेसी सुआरेज नेमार खेले थे, यहाँ पे मेसी नेमार और एम्बापे हैं। तो वहां हमने देखा था कि सुआरेज के पास एक गोल पोचर स्लैश एक टारगेट मैन का रोल था जो कि एम्बापे फुलफिल नहीं कर सकते। बिल्कुल हमने देखा है कि एक गोल स्कोरिंग विंगर में उनका ज्यादा अच्छा रोल रहता है, लेकिन दोनों विंग्स ऑक्यूपाइड हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर से ऑक्यूपाइड हैं, तो एक वो इशू हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर मैंने देखे थे प्रोबेबल फॉर्मेशंस कि पीएसजी खिला सकते हैं जो कि नेमार लेफ्ट पे, मेसी राइट, डी मारिया राइट पे, मेसी प्ले मेकर में नंबर 10 रोल में और एम्बापे आगे। लेकिन फिर उसमें ये हो जाता है कि जो लेफ्ट बैक है हुआन बर्नार्ड और अशरफ हकीमी दोनों अटैक माइंडेड फुल बैक्स हैं। रामोस भी 35 के हैं, उतनी पेस रही नहीं है। तो आप अपने सेकंड सेंटर बैक, 2 सेंटर बैक्स और 2 मिडफील्डर्स जो कि वेराटी और वाइनल्डम, उन पे कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, क्योंकि उस फ्रंट लाइन में कोई भी प्रेस नहीं करता। सारे के सारे अपने रोल्स में बेस्ट इन द वर्ल्ड है, लेकिन उनमें से कोई भी आपको प्रेस करके बॉल वापस नहीं लेगा। वो एक इशू हो सकता है, वो पोचेटिनो को मैनेज करना होगा। उसके अलावा तो ऑब्वियसली ये देखना बाकी है कि ये एक अच्छी टीम है या फिर एक अच्छे इंडिविजुअल से भरा स्क्वाड है। वो हमें सीजन जैसे जैसे आगे जाएगा हमें पता चलेगा। It won't be a surprise if mid-season Mbappe is not scoring a lot of goals as a centre forward and वो मोइज़ कीन या फिर इकार्डी के लिए जाए थोड़े मैचेस के लिए, उनको एक थोड़े रन ऑफ मैचेस दें, क्योंकि कीन काफी ब्राइट रहे थे उनके लिए पिछले साल। यूसीएल में भी उन्होंने अच्छा खेला था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ मैंने उनको देखा था, काफी बढ़िया खेले थे। हालांकि कुछ चांसेस मिस किए, बट काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट है। और एट यूवेंटस तो सब लोगों ने देखा ही था कितने बढ़िया रहे थे। एवर्टन पे हालांकि काफी खराब सिचुएशन था उनका, और एक बार ही देखा था हमने उनको एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे, उनको वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो वो एक प्लेयर के लिए काफी एम्बैरेसिंग होता है। तो देखते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है।
और PSG लग रहा है कि कुछ स्पेशल रहेगा उनके लिए इस साल। देखिए लीगा तो अब जीत ही जाएंगे, अब क्या ही बोलूं मैं। नहीं जीतेंगे तो वो तो एम्बैरेसमेंट की बात होगी। और UCL की बात करें तो उनके मेन कंटेंडर्स मैन सिटी ही रहेंगे, डिस्पाइट उनका कल रात का लॉस। आई थिंक केविन डे ब्रुयने नहीं थे, एंड जितना भी मजाक उड़ाओ UCL फाइनल के टाइम वो टर्न अप नहीं करे थे, लेकिन he usually is a really amazing player, and I know City will bounce back as much as I don't want them to.